हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के तीसरे चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। ठीक, दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने का ज़रूरत क्यों पड़ा। द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ज़रूरत क्यों पड़ा। तो सबसे पहले क्या होता था, जो नॉन एलिमेंट्स था, ठीक, ये फ्यू था, बहुत कम था। तो हर एक के बारे में अलग अलग से स्टडी करना, हर एक का प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, किस तरीके से किसके साथ रिएक्ट करता है, सारा को पढ़ना पॉसिबल था। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में नया नया डिस्कवर होने लगा, तो साइंटिस्ट सबको लगने लगा कि हर किसी के बारे में इंडिविजुअल हम लोग स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। तो वो क्या किए कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का कोशिश करने लगे कि एलिमेंट सबको हम ग्रुप में बांट देंगे, एक ग्रुप के एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो बाकी सारा प्रॉपर्टी उसी टाइप का शो करेगा। तो सबसे पहले जो तरीका यूज किया गया था वो किया गया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, तो यहाँ दिक्कत क्या हुआ कि मेटल भी जो होता है, हर मेटल अपना अलग अलग टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, सारा मेटल तो एक टाइप का शो नहीं करता है, नॉन मेटल का किस में भी हुआ। तो ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। फिर अलग अलग साइंटिस्ट वेरियस प्रोसेस से एलिमेंट सबको ग्रुप में बांटे। ठीक है, उसमें से जो फेमस है चार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हो गया डोबेनाइट ट्राइड्स, दूसरा हो गया न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल, तीसरा हो गया मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल, चौथा हो गया हेनरी मोसले का मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग डोबेनाइट टाइड्स और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव देखते हैं, ये क्या है। पहले देखते हैं डोबेनाइट टाइड्स क्या है। ठीक है, ये क्या किए थे, तीन तीन का ग्रुप बनाए थे, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाए थे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का हो गया आपका एटॉमिक वेट 7, इसका हो गया 23, इसका हो गया आपका 39। ठीक, इनका प्रिंसिपल क्या होता है कि जो पहला वाला एलिमेंट और दूसरा वाला एलिमेंट, इनका जब एटॉमिक वेट का हम लोग एवरेज निकालेंगे, 7 + 39 डिवाइड बाई 2, 9 16, और ये जो 46 डिवाइड बाई 2 तो 23। अप्रॉक्स ये जो मिडिल एलिमेंट है इसका एटॉमिक वेट का इक्वल आएगा। ये है डोबेनाइट टाइड्स का प्रिंसिपल, और इस तरीके से वो एलिमेंट्स को खोजे। ठीक है, फिर आते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वो क्या है, वो बोले जब हम लोग एटॉमिक मास के हिसाब से, ठीक है, नंबर्स को सजाने लगेंगे तो हर जो आठवां एलिमेंट होगा वो पहला जैसा प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे म्यूजिक नोट होता है, ठीक है, सा रे गा मा पा दा नी, फिर सा, आठवां फिर रिपीट होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां फिर आठवां रिपीट। तो इसी से वो बोले थे कि जैसे एलिमेंट को भी अगर इसी हिसाब से हम सजाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो हर जो आठवां एलिमेंट होगा वो सेम टाइप का सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, डोबेनाइट टेस्ट इन 1817 में दिए थे। ठीक है, डोबेनायर फाउंड दैट एलिमेंट कैन बी अरेंज इन ए ग्रुप ऑफ 3, तीन के लिए ट्राइड्स नाम यूज किए थे। जैसे 2 के लिए हम लोग पेयर यूज करते हैं, ठीक है, 12 के लिए दर्जन यूज करते हैं, इसलिए 3 के लिए ट्राइड यूज किए थे। इनका प्रिंसिपल क्या था, द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड हैज एटॉमिक मास इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट, जो समझाए थे। ठीक है, ये 3 पेयर इस तरीके का ढूंढ पाए थे, लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम बेरिलियम और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का। उस टाइम 30 एलिमेंट्स था, ऐसा ये 3 पेयर को ढूंढ पाए थे। ठीक है, 1865 में जॉन न्यूलैंड्स फिर एक मतलब लॉ दिए, लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये क्या बताए, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू देयर एटॉमिक वेट, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट विल सिमिलर टू द फर्स्ट वन। हर आठवां एलिमेंट जो होता है पहला जैसा सेम टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही सही था, जब सजाए तो कैल्शियम तक ही सही था, जो हायर एलिमेंट्स था इसके लिए गलत साबित हो रहा था। और ये सोचे थे कि फ्यूचर में और नया एलिमेंट्स का खोज नहीं होने वाला है, लेकिन जैसे नया एलिमेंट आया तो उनको फिर इनका पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट नहीं किया जा सका। ठीक है, तो ये दो, पहला गया डोबेनायर वाला, दूसरा हो गया न्यूलैंड्स वाला। ठीक, अब आते हैं हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल का खासियत क्या है, ये बनाए कैसे थे।
ये क्या किए, उस टाइम 63 नॉन एलिमेंट्स था, 63 नॉन एलिमेंट्स था। एक कार्ड ब्लॉक लिए, ठीक है, कार्ड ब्लॉक्स मतलब कार्ड का जो कार्ड्स होता है ना खेलने वाला, उसका ब्लॉक लिए, मतलब वैकेंट वाला। फिर वहाँ पर हर एक एलिमेंट के बारे में लिख दिए, ठीक है। लिखने के बाद उसके साथ दो चीज़ का कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया, ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन से किस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और सेम टाइप का जो प्रॉपर्टी शो करने वाला को एक एक जगह में रख दिए। और रखने के बाद देखिए कि अगर हम लोग एटॉमिक मास के हिसाब से उसको सजाते हैं, एटॉमिक मास के हिसाब से सजाते हैं, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम टाइप का प्रॉपर्टी शो करने वाला रिपीट हो रहा, ठीक है। रेगुलर इंटरवल, वो इंटरवल फिक्स्ड नहीं था, ठीक है। जैसे वो बता देते हर 8वां एलिमेंट न्यूलैंड्स, इस तरीके से ये नहीं बताया था, ये बताया सिर्फ रेगुलर इंटरवल के बाद वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। 1869 में दिए थे, रशियन केमिस्ट डिमित्री मेंडलीव इनका पूरा नाम है, ठीक है। किसके बेसिस में किए थे, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में किस तरीके से किए थे, अभी हम आपको समझा चुके हैं, ठीक। इनका प्रिंसिपल क्या था कि जब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, माना जाता था कि जो भी कोई भी चीज़ का जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी रेगुलर इंटरवल में शो हो रहा था, उसका पीछे का रीजन ये एटॉमिक मास को मानने थे, ठीक। इनका मेरिट क्या था, ये पहला पीरियोडिक टेबल था जिसको केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से सजाया गया था, ठीक। दूसरा क्या हो गया कि वो कुछ खाली स्पेस छोड़ दिए थे, एलिमेंट्स के बीच में खाली खाली जगह छोड़ दिए थे, ठीक है, खाली खाली जगह छोड़ दिए थे। किसके लिए छोड़े थे कि फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट आएगा तो वो जगह ले लेगा, ठीक। कुछ को प्री एज्यूम कर लिए थे, जैसे बोरोन फैमिली का एक मेंबर, उसको वो नाम देते एका बोरोन, एल्युमिनियम फैमिली का एक नंबर एका एल्युमिनियम, सिलिकॉन फैमिली का एक मेंबर खाली जगह वहाँ उसमें वो एज्यूम कर लेते कि ये अगर फ्यूचर में कोई एलिमेंट होता है तो इसका एटॉमिक वेट इतना होना चाहिए, ठीक है, इसका डेंसिटी इतना होना चाहिए, पहले से ही वो बता देते एक्वा सिलिकॉन। और जब जर्मेनियम का खोज हुआ तो जर्मेनियम का प्रॉपर्टी और जो एका सिलिकॉन का प्रॉपर्टी बताए थे वो लगभग लगभग सेम हुआ, ठीक। दूसरा क्या हो गया कि कहीं कहीं केमिकल प्रॉपर्टी को सेम करने के लिए वो कुछ एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कम था उसको आगे रखे थे, सर उसको पीछे रखे थे एटॉमिक मास ज़्यादा वाला का, क्योंकि उनका प्रिंसिपल तो था ना कि एटॉमिक मास के हिसाब से सजाएंगे। तो कभी कभी क्या हो रहा था, ये एलिमेंट इसका कम था लेकिन ये पीछे था, क्यों, क्योंकि सेम टाइप का केमिकल प्रॉपर्टी को, मतलब मेनली वो केमिकल प्रॉपर्टी को अपना बेस माने थे, ठीक। और सजाने का तरीका भले ये यूज किए थे, ठीक। उनका ड्रॉबैक क्या हो गया, पहला पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो था केमिकली आपका एल्कली मेटल्स मतलब सोडियम पोटेशियम वाला ग्रुप और हेलोजन दोनों जैसा प्रॉपर्टी शो करता था। जब उनसे पूछा गया कि आप इसको एल्कली मेटल्स के मतलब ग्रुप 1 में क्यों रखे तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा क्या हो गया, आइसोटोप्स क्या होता है, पिछला क्लास में हम लोग किए थे कि उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास अलग अलग होता है। अब कार्बन का एक 12 वाला है और एक कार्बन का 14 वाला है, एक 14 वाला है, तो दो अलग अलग पोजीशन में कार्बन को रखना चाहिए था। जब उनसे पूछा गया कि आप एक ही जगह क्यों रखे तो उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। कहीं कहीं डिसिमिलर एटम को एक ही ग्रुप में रख दिए थे, ठीक है, और कहीं कहीं सिमिलर एटम को डिफरेंट ग्रुप में रख दिए थे, कि जैसे आयरन को कोबाल्ट निकल से दूर और कोबाल्ट निकल को क्लोरीन के करीब रख दिए थे, ठीक है, ये था। फिर क्या हुआ था, वो जो स्पेस छोड़े थे, ये जो स्पेस छोड़े थे कुछ की फ्यूचर में खोजा जाएगा। अब जो एटॉमिक मास होता है वो तो रेगुलर इंटरवल में नहीं बढ़ता है, ठीक है, कहीं मान लीजिए 3 है फिर 5 है, इनके बीच में कोई एलिमेंट खोजा नहीं गया, और कहीं पे 7 है, कहीं मान लीजिए कि 17 है और 19 है, इसके बीच में 4 एलिमेंट खोजा गया, तो कितना स्पेस छोड़ेंगे ये भी सही से नहीं बता पाए थे, ठीक है। ये हो गया इनका मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल, ठीक। अब इनका जितना ड्रॉबैक था सबको दूर किए, कौन, हेनरी मोसले, ठीक। असलियत में जो पीरियोडिक टेबल का पूरा आइडिया था वो मेंडलीव्स का था। मोसले क्या देखे कि एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी का रीजन नहीं होता है, कोई भी एटम जो रिएक्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना शेयर करने की वजह से करता है। जैसे ही वो पता चला तो ये एटॉमिक मास को हटा के एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करने लग गए, और एटॉमिक नंबर के हिसाब से जैसे ही अरेंज किए तो सारा ड्रॉबैक जो था वो दूर हो गया, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक हेनरी मोसले दिए थे 1913 में। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये क्या बताया कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से वो अरेंज होता है, कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर हम अरेंज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम टाइप का जो प्रॉपर्टी शो करने वाला एलिमेंट है सेम टाइप से आएगा। तो इनका जो पीरियोडिक टेबल था इसमें 7 पीरियड था और 18 ग्रुप था, ठीक है। तो पहला पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स है, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम है,
ठीक। दूसरा तीसरा को शॉर्ट पीरियड बोला जाता है, क्यों? क्योंकि हर एक पीरियड में 8 एलिमेंट करके है। फोर्थ और फिफ्थ को लॉन्ग एलिमेंट बोला जाता है, लॉन्ग क्यों? क्योंकि हर एक में 18 एलिमेंट है। सिक्स और सेवन्थ को लॉन्गेस्ट बोला जाता है, लॉन्गेस्ट क्यों? क्योंकि हर एक जो पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट है। और सेवन्थ को इनकम्प्लीट बोला जाता है, ये बुक में दिया हुआ है, लेकिन अभी के हिसाब से इनकम्प्लीट नहीं है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि अब तब तक जब बुक छपा था तब तक सारा एलिमेंट्स के बारे में, जो 32 एलिमेंट्स के बारे में खोज नहीं हुआ था। ठीक। अब आते हैं ग्रुप्स के बारे में। तो ग्रुप्स वन को एल्कली मेटल्स बोला जाता है। एल्कली मतलब क्या होता है? वाटर सोल्यूबल बेस। एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो भी मेटल होता है उसका जो हाइड्रोक्साइड होता है उसको पानी में जाने से वो घुल जाता है। ठीक है। ग्रुप टू जो होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भी एल्कली का फॉर्मेशन करता है, पहला चीज। और दूसरा चीज, अर्थ का जो क्रस्ट होता है इसमें जो मेजर मेटल्स मिलता है उसका, उसमें जो मिनरल्स मिलता है उसमें इसका पार्ट होता है। ग्रुप 13 का पहला मेंबर बोरोन है, इसलिए बोरोन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप 17 को हेलोजेंस बोलते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। और ग्रुप 18 को नोबल गैस या इनर्ट गैस बोला जाता है। पहले माना जाता था कि जो ग्रुप 18 होता है ये रिएक्ट नहीं करता है, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, तब उसका नाम इनर्ट गैस दिया गया था। लेकिन फिर देखा गया कि जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ कुछ कंडीशन में रिएक्ट करते हैं, तो फिर उनका नाम नोबल दे दिया गया। नोबल मतलब शांत होता है। ठीक है, अगर कोई नोबल पर्सन है मतलब उसका मतलब है कि वो शांत रहता है, लेकिन हम उससे अगर ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा। जबकि इनर्ट मतलब कभी भी रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। अब ड्रॉबैक क्या हो गया? अभी भी हाइड्रोजन का पोजीशन जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, कि इसीलिए हाइड्रोजन को हम लोग अलग से पढ़ते हैं। एल्कली मेटल्स के ऊपर भले ही रखा गया ग्रुप 1 में, लेकिन इसको अलग से स्टडी करते हैं। हीलियम जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, आगे पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में जहाँ रखा गया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ रखा गया हीलियम को। तीसरा क्या है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेन पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिला है। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। ये हो गया आपका, यहाँ पे 2 ग्रुप आएगा 1 2, ये हो गया एस ब्लॉक के लिए। ठीक है, यहाँ पे टोटल 4 डब्बा आएगा। इधर 6 आएगा, 13 से लेकर 13 14 15 16 17 18। ठीक है, ये इस सबको ग्रुप बोलते हैं। इस तरीके के 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरीके से आएगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक को बोला जाए, और यहाँ पे लेंथेनाइड एक्टिनाइड है। ठीक है, यहाँ पे 10 डब्बा है टोटल यहाँ पे 10 डब्बा, और ये 14 डब्बा करके है। ठीक है, ये लेंथेनाइड सीरीज, ये एक्टिनाइड सीरीज, जो कि इसी के सब पार्ट है। क्लियर? तो ये जो होता है इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, और सॉरी पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो मेन पीरियोडिक टेबल में इसका कोई जगह नहीं है। ठीक है, ये इनका ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, अब देखिए एस पी डी एफ क्या होता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है, अब भरने के बाद इलेक्ट्रॉन जो होता है एस सब सेल में इंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के टाइम, तो उसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम का कितना होता है 11, भरेंगे कैसे 1s2 2s2 2p6 3s1, तो 2 2 4 6 10 1 11, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एस सब सेल में है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, इसका जनरल कन्फिगरेशन होता है NS1 और 2, NS1 और 2। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा पी सब सेल में इंटर करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। तो ग्रुप 13 से 18 एलिमेंट्स जो होता है इस ब्लॉक का, 13 से 18 ये जो होता है ये पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। ठीक है, फिर हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में इंटर करता है, तो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक, और इसको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोला जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में इंटर करता है। ठीक है, इसको इनर्ट ट्रांजिशन मेटल भी बोला जाता है। तो क्या हो गया? द एलिमेंट इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन एस सब सेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 and 2 बिलोंग्स टू दिस ब्लॉक। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया? NS1 और 2। ठीक है, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन पी सब सेल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 to 18 बिलोंग्स टू इट। ठीक, जनरल कन्फिगरेशन क्या हो गया? NS2 NP1 से लेके 6। ठीक है,
फिर हो गया द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डी सबसेल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन मेटल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, n-1d, ये हो सकता है 1 से लेकर 10, ठीक है, और ns 1 और 2 होगा, ठीक। फिर क्या हो गया एफ ब्लॉक एलिमेंट का, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into F subcell during the electronic configuration is known as F block element. These elements are also known as inner transition metal. इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरल क्या होता है, n-2 F F, ये हो जाएगा 1 से लेकर 14, n-1 D में 1, सॉरी 1 या 0, और ns2, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी का भी कीजिएगा तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा वो कौन सा एलिमेंट, मतलब कौन सा ब्लॉक से बिलोंग करता है। क्लियर। अब आते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब क्या हो गया, कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है जो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता है, तो उस तरह का प्रॉपर्टीज को हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्लियर। The periodic repetition of elements having similar properties after a regular interval is called periodicity, and such properties are called periodic properties. क्या क्या होता है, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी और मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसको, अलग अलग चीज़ के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं, और फिर उसके बारे में वेरियस स्टडी करेंगे कि ग्रुप्स में, एक पर्टिकुलर ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या दिखता है मेरे को, और पर्टिकुलर पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या दिखता है मेरे को, ठीक है। उसका ट्रेंड्स के बारे में देखेंगे। तो पीरियोडिसिटी क्या हो गया कि जो कुछ रिपीटेशन होता है, सिमिलर प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होते रहता है, वो जो पूरा फिनोमिनन होता है, पूरा प्रोसेस होता है, उसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं। और ऐसा प्रॉपर्टीज सबको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या क्या हो गया, पहला हम लोग देखते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस मतलब साइज ऑफ एटम। ये क्या होता है कि ये मेरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये आउटर मोस्ट सेल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा, लास्ट वाला सेल। तो इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। क्लियर। फिर ये 3 टाइप का होता है। अगर मान लीजिए पेज है, हाँ है, आयनिक रेडियस, इसको पहले हम समझा देते हैं आपको, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला कंडीशन होगा कि 2 मेटल जुड़ा हुआ है, ये Fe है, ये Fe है, 2 मेटल है, ठीक है, ये आपस में टच करके जुड़ेगा। तो यहाँ इसका सेंटर, इसका बीच का डिस्टेंस को मापेंगे और इसको हाफ कर देंगे। तो ये जो ये डिस्टेंस होगा हाफ वाला, इसको बोलेंगे हम लोग मेटेलिक रेडियस, इसको बोलेंगे मेटेलिक रेडियस, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा मेरा कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, उस केस में इसका सेंटर को मापेंगे और फिर इसको हाफ कर देंगे। तो ये जो रेडियस मिलेगा इसको बोलेंगे हम कोवेलेंट रेडियस। और तीसरा क्या हो सकता है, आयंस का फॉर्मेशन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, और इन दोनों का बीच का जो सेंटर मापेंगे इसको आधा कर देंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग आयनिक रेडियस, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, आयनिक रेडियस का वैल्यू सबसे बड़ा होता है, उसके बाद मेटेलिक रेडियस होता है, फिर होता है मेरा कोवेलेंट रेडियस। क्लियर। कि अगर मान लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव बना है तो ये आपस में टच नहीं होता, ये थोड़ा सा डिस्टेंस में रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। तो उन दोनों का न्यूक्लियस का बीच का डिस्टेंस को मापेंगे और उसको 1/2 कर देंगे। तो 1/2 करने के बाद जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं आयनिक रेडियस। अगर कोई भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उन दोनों का सेंटर के बीच का डिस्टेंस को 1/2 करेंगे तो वहां से मेरे को कोवेलेंट रेडियस मिलेगा। और कोई अगर मेटल आपस में टच करके जुड़ता है तो इस तरीके के इसका सेंटर का डिस्टेंस को मापेंगे और इसको हाफ कर देंगे, तो उसको मेटेलिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो आयनिक रेडियस क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पे कर लीजिएगा टू न्यूक्लियस, ठीक है, टू न्यूक्लियस ऑफ द आयंस कैटायन एंड एनायन बॉन्डेड टुगेदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, यहाँ पे भी न्यूक्लियस छूटा हुआ है, टू न्यूक्लियस ऑफ सिमिलर एटम बॉन्डेड टुगेदर बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। मेटेलिक रेडियस क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ एडजेसेंट मेटल बॉन्डेड टुगेदर इन ए मेटेलिक क्रिस्टल, ठीक है। ये हो गया कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। सबसे जो बड़ा डिस्टेंस होता है आयनिक रेडियस का होता है, उसके बाद मेटेलिक रेडियस होता है, सबसे छोटा कोवेलेंट रेडियस होता है। ये एमसीक्यू में आपको अरेंज करने पूछ सकता है। क्लियर। अब आते हैं कि एटॉमिक रेडियस डिपेंड किस पे करता है। पहला हो गया नंबर ऑफ सेल पे, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सेल होगा उतना एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा।
मान लेते हैं एक एलिमेंट है जिसके पास एक 2 सेल है। अब मान लेते हैं और एक एलिमेंट है जिसके पास 3 सेल है। तो जब 3 सेल वाला, जाहिर सी बात है इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उतना स्मॉलर होता है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एक पेज ले लेते हैं इसको समझाने के लिए। ठीक, अब मान लीजिए ये एक एलिमेंट था जिसमें यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इन चारों को ये न्यूक्लियस अपना तरफ खींच रहा। ठीक है, खींच रहा। यहाँ पे न्यूक्लियस में भी 4 प्रोटॉन है। ठीक, और एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट है जहाँ पे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 तो नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसको भी खींच रहा न्यूक्लियस अपना तरफ। तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा एलिमेंट को खींचेगा ये फोर्स उतना मजबूत होगा। तो ये थोड़ा दबेगा, अंदर साइड दबेगा, तो इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज बड़ा होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे एटॉमिक साइज घटता है। ठीक, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है, पहले इसको हम समझा देते हैं। जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज क्या, नेगेटिव चार्ज है। इसका चार्ज नेगेटिव है, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो ये एक दूसरे को रिपल करेगा, एक दूसरे से दूर भगाएगा, और जब भी दूर भगाएगा तो ये एक दूसरे को फैलाएगा। फैलाएगा मतलब इसका साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है। अब ग्रुप्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में क्या होता है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। ठीक है, और नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इसका जो साइज होता है वो बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल, यहाँ 3 सेल है इसको भी दबाया। ठीक है, इसको दबाया, यहाँ 2 सेल को दबाया, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप नंबर ऑफ सेल प्रीडोमिनेंट ओवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, हेंस द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। ठीक है, और अगर पीरियड में जाते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है आउटर मोस्ट सेल में। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो खींचने का टेंडेंसी होता है वो बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बहुत छोटा छोटा साइज होता है। मतलब पहला एलिमेंट मान लेते इतना बड़ा था, फिर दूसरा वाला उससे थोड़ा छोटा होगा, फिर उससे थोड़ा छोटा होगा, फिर उससे थोड़ा छोटा होगा, इस तरह से बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक है, इन particular period the effective nuclear charge predominant over shielding effect, there is no effect of number of cell, hence the atomic radius of element decrease from left to right in a particular period। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, ग्रुप में जब भी नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, पीरियड में जैसे जाते हैं साइज घटता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देगा, आपको इस तरीके से डायरेक्ट भी पूछ सकता है, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल्स देगा। जैसे आपको बोल देगा कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। डिक्रीजिंग तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर ब्रोमीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर फ्लोरीन का होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तीनों एक ही चीज़ है। ये क्या होता है, देखिए कभी भी जब भी एक आइसोलेसिस गैसियस कैटायन गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन को जैसे हम बाहर निकालते हैं तो हमको कुछ एनर्जी उसको देना पड़ता है। जितना अमाउंट में एनर्जी हम देते हैं उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट the most loosely bonded atom from the isolated gaseous atom to form a cation। ठीक है, जैसे Na है, इसको हम एनर्जी दिए, कुछ एनर्जी दिए Ip, तो ये क्या हो गया Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितना एनर्जी ये एब्जॉर्ब किया इस एनर्जी को बोलेंगे आयनेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए ये एक था न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है किसको, कहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा कि यहाँ से निकालना इजी होगा, ये इजी होगा। जितना लॉन्ग डिस्टेंस बनेगा, ठीक है, जितना लॉन्ग डिस्टेंस बनेगा उतना इजीली वो टूटेगा। क्लियर, इसीलिए ना बोला जाता है। ठीक है, तो जितना साइज बड़ा होता है उतना क्या होता है, आपका कम एनर्जी देने से इस इलेक्ट्रॉन का हम इजीली वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ग्रुप में हम लोग पढ़े ऊपर से नीचे आता है तो साइज बढ़ता है, इसीलिए कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जरूरत होता है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। और एक रेगुलर पीरियड में क्या पढ़े
कि साइज बढ़ता है, सॉरी साइज छोटा होता है, जितना साइज छोटा होगा उसी लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, ठीक है। लेकिन आपको अगर ये सिर्फ आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखने दिया तो आपको पूरी ये वाला 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा और फिर जाके ये पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, ये पॉइंट्स, ठीक है, कि ड्यू टू एटॉमिक रेडियस वाला। पहले तो आपको बताना पड़ेगा ना कि एटॉमिक रेडियस किसकी वजह से घटता है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ये क्या है, एक क्लोरीन एटम है, ठीक है। यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डाल के Cl- बनाना है। इसको बनाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगा। एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। जब भी बॉन्ड को हम लोग तोड़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू एड अप एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैस सिस्टम टू फॉर्म एन एनायन, ठीक है। इसका ट्रेंड्स कैसा होता है, ये भी वैसे होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है जब हम लोग ग्रुप में, पर्टिकुलर ग्रुप में आते हैं, एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रॉन पीरियड क्या होता है, बढ़ता है जब एक पर्टिकुलर पीरियड का बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ और बताना है मेरे को, इस पेज में बता देते हैं। Mg, ठीक है, पहले Mg+ बना, फिर Mg2+ बना। तो यहाँ जो एनर्जी होगा इसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ वाला को बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और सेकेंड वाला जो भी होता है ये हमेशा फर्स्ट से ज़्यादा होता है, ठीक। इसका पीछे का रीजन है क्योंकि साइज छोटा हो जाता है, ये था, ठीक है, ये वाला था। अब यहाँ पे कितना था, दो इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब 1 इलेक्ट्रॉन को उतना ही न्यूक्लियस अपना तरफ खींच रहा, तो और टाइटली खींचेगा। 2 आदमी एक जन को खींच रहा था, 2 आदमी को मतलब कोई चीज़ खींच रहा था। अब 2 की जगह 1 आदमी को अगर खींचने बोला जाएगा तो जाहिर सी बात है वो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से इसका साइज घटता है। और हम लोग पढ़े अभी कि साइज अगर ज़्यादा घटेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा लगता है, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी होगा कि फर्स्ट, अगर मान लीजिए कहीं पे 1 इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो उसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। 3 से ज़्यादा कहीं नहीं डाला जाता है, उसे 3 से ज़्यादा निकाला भी नहीं जाता है, ठीक है, जनरली केस में। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, हम सातों को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते आयरन, आयोडीन का केस में हमको 7 इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो 7th इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा, लेकिन उसमें इतना एनर्जी लगेगा, ठीक है। इसीलिए जनरली आयोडीन क्या होता है, एक लेना पसंद करता 7 देने से, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से वो 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना ऑक्टेट पूरा करना पसंद करता है, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होता है कि कोई भी केमिकल बॉन्ड, जैसे ये H हो गया और ये Cl हो गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। जनरली क्या होना चाहिए, ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ये क्लोरीन के थोड़ा सामने होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के थोड़ा क्लोज होता है। तो यहीं कि कोई भी एटम के तरह मतलब का टेंडेंसी होता है, एबिलिटी होता है कि वो जो बॉन्डेड पेयर होता है अपना तरफ अट्रैक्ट करने का, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इज इन ए पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड, ठीक। इसका कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होता, मतलब इस तरीके से ट्रेंड्स इसका देखने को नहीं मिलता, लेकिन लगभग वही देखने को मिलता है। ऊपर से नीचे आते तो घटता है, इधर जाते तो बढ़ता है। आपको याद रखना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4.0, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, बस आपको ये याद रखना है। और मोस्ट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सीसीएम है, ठीक है, 1.0 होता है लगभग, ठीक। या 2 चीज़ याद रखना है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम बोल सकते हैं, या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो होता है आपका सीसीएम। क्लियर। फिर आता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, पहले वैलेंस सेल समझते हैं कि कोई भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं। द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंस सेल, ठीक है। उस आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा प्रेजेंट उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको अपना 8 पूरा करना है, ठीक है, 8 या 2 पूरा करना है,
मतलब नोबेल गैस कन्फिग्रेशन करना है। अब ये 8 या 2 पूरा करने के लिए 3 तरीका करता है, या तो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, या लॉस करता है, या शेयर करता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या जितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस और शेयर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर नियर नोबल गैस कन्फिगरेशन इन नोन एज वैलेंसी। ठीक है, 2 टाइप का होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, गेन करेगा लॉस करेगा तो इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं, और अगर शेयर करता तो उसको कोवैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल भी होता है, मतलब एक ही एलिमेंट +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, तो उसको वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे। कोवैलेंसी भी इसी तरीके से वेरिएबल कोवैलेंसी भी होता है। क्लियर। फिर आता है मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक, तो ट्रेंड्स क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। मेटेलिक कैरेक्टर इन ए पर्टिकुलर ग्रुप इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वाइल एज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पर्टिकुलर ग्रुप डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, इसी तरह से पीरियड में जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, इन मेटेलिक कैरेक्टर इन अ पर्टिकुलर पीरियड डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन अ पर्टिकुलर पीरियड इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, चलिए इससे पहले हम और एक चीज़ समझाते हैं आपको। ठीक है, यूपक नोमेनक्लेचर किसका, एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है, 100 से ज़्यादा वाला। ठीक है, जहाँ पे जेड क्या होता है, अरे उल्टा कर दिए, जेड जो होता है ये 100 से ज़्यादा होता है। ठीक, तो एक के लिए लिखा जाता है, एक के लिखा पर जीरो के लिए लिखा जाता है नील। ठीक है, एक के लिए लिखा जाता है अन, 2 के लिए लिखा जाता है बाय, 3 के लिए लिखा जाता है ट्राई, 4 के लिए लिखा जाता है क्वाड, 5 के लिए लिखा जाता है पेंट। ठीक है, फिर हो गया आपका 6 के लिए लिखा जाता है हैक्स, 7 के लिए लिखा जाता है हैप्ट, 8 के लिए लिखा जाता है ऑक्ट। ठीक है, और 9 के लिए लिखा जाता है इन, 9 के लिए लिखा जाता है इन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 के लिए नील, 2 के लिए अन, 3 के लिए बाई, 4 के लिए ट्राई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए हैप्ट या सेप्ट कर लीजिएगा, सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन। ठीक, अब मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट है, 109, इसका मेरे को नाम लिखना है। तो सबसे पहला एक के लिए क्या बताया अभी, अन, तो इसका नाम दे देंगे अन। फिर है जीरो के लिए अभी बताया नील, तो इसका नाम हो जाएगा नील। फिर 9 के लिए इन, 9 के लिए क्या बताया अभी, इन, तो इसका नाम हो जाएगा इन, ई एन एन। फिर आई यू एम लास्ट में लगेगा। ठीक है, तो अन नील इन नियम, अन नील इनियम, ये 109 हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, 2-4 दे देता हम आपको होमवर्क। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। 105, 103, 115, 120। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा चार्ट को। ठीक, अब आते हैं एबनॉर्मल प्रॉपर्टी, ये क्या होता है। ठीक है, क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई भी एक पीरियड में, ठीक है, पर्टिकुलर कोई भी एक पीरियड में जो पहला एलिमेंट होता है, मतलब सेकंड पीरियड का, सॉरी पर्टिकुलर कोई एक ग्रुप में जो पहला एलिमेंट होता है जो कि सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, ये अपना बाकी मेंबर से कुछ कुछ प्रॉपर्टी अलग शो करता है। तो इसी जो प्रॉपर्टी जो अलग अलग शो करता है उसी को बोलते हैं हम लोग एनोनिमस बिहेवियर। ठीक है, एनोनिमस प्रॉपर्टी, द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड show some different properties from rest of the members in the particular group। इसका पीछे का रीजन क्या होता है, पहला तो इसका स्मॉलेस्ट साइज, दूसरा होता है इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा होता है हाई आयनाइजेशन एनर्जी, और चौथा होता है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इन 4 रीजन की वजह से स्मॉलेस्ट साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इनके वजह से जो पहला एलिमेंट होता है वो बाकी एलिमेंट सबका जो ग्रुप मेंबर्स होता है उससे अलग प्रॉपर्टी शो करता है। तो यही प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एनोनिमस प्रॉपर्टीज। ठीक, और जो इसी अब ये सबसे अलग प्रॉपर्टी शो किया कुछ कुछ, तो ये जो सेकंड वाला होगा,
ठीक है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट, इसका प्रॉपर्टी बाकी सबके साथ सिमिलर होगा, हर प्रॉपर्टी इसके साथ मैच करेगा। तो ये जो ये एलिमेंट्स होता है इसको बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट। ठीक, द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप, देयरफॉर दिस आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट। ठीक है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स को। ठीक, अब आ जाता है डायगोनल रिलेशनशिप पे। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर, जैसे मान लेते हैं, भर लेते हैं पहले हम सोडियम पोटेशियम, सोडियम, सॉरी गलत कर रहे हैं, लिथियम से स्टार्ट होगा। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन। ठीक है, इसका तो ज़रूरत नहीं है, इसको हटाइए। फिर हो गया यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, फिर हो गया आपका बोरोन के नीचे एल्युमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, क्लोरीन। जो ये सेकंड पीरियड है, पीरियड नंबर 2, ये पीरियड नंबर 3 है। ठीक, तो सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट्स होता है वो कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है थर्ड पीरियड का नेक्स्ट ग्रुप के साथ। ठीक है, ये इसके साथ करेगा, लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ, कार्बन फॉस्फोरस के साथ, नाइट्रोजन सल्फर के साथ, ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ। ये जो प्रॉपर्टी शो करता है इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और इन दोनों एलिमेंट्स का जो पेयर होता है, इनका पेयर को बोलेंगे हम लोग ब्रिज एलिमेंट। ठीक है, द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड हैव सम सिमिलरिटीज विद द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप, थर्ड पीरियड का नेक्स्ट ग्रुप के साथ। ठीक, और सच प्रॉपर्टीज इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप एंड द पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट्स। ठीक है, ये दो अलग अलग ग्रुप को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको ब्रिज एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर, बहुत छोटा चैप्टर था, खत्म हो गया। तो आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो को। ठीक है, कोशिश करेंगे हम लोग दुर्गा पूजा तक जो टर्म 1 है, टर्म 1 का हर एक जो वीडियो है उसका इसी तरीके से शॉर्ट। देखिए यहाँ पे हम लोग कंप्लीट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस कम कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना है घर में, एक बार एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी आप पढ़िएगा इस चैप्टर को देखने के साथ साथ। ठीक है, या फिर आप कोई और टीचर के पास पढ़ रहे हैं तो उनका नोट्स के साथ इसको रिवीजन कीजिएगा। ठीक, आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम में हम लोगों को फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इंस्टाग्राम में हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इस क्लास खत्म होने के पहले, मतलब क्लास शुरू होने से पहले, मतलब वीडियो अपलोड होने से पहले ही जो इस पीडीएफ होता है वो पीडीएफ हम लोग वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, बस वही बोलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, चलिए, जय हिंद।